उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी कि बॉडी में कितनी सेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो बॉडी में कितनी सेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग दो तरीके के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलर। यूनिसेलर नाम से ही पता चल रहा है, यूनि का मतलब होता है वन, जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलर। मल्टी मतलब बहुत सारे, तो जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हो उनको हम बोलेंगे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हैं। मल्टी सेलर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा से मिलकर बने हैं, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे मल्टी सेलर। जैसे ओमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, ये सब जो ऑर्गेनिज्म है सब यूनिसेलर है। ह्यूमन बीइंग कैसा है, मल्टी सेलर है, क्योंकि हमारी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई है। फिर इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे नीचे मैंने कुछ डायग्राम्स दिखा दिए हैं आपको, ये सभी डायग्राम्स यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के हैं। नेक्स्ट आता है वायरस। वायरस जो होता है ये ए सेलुलर होता है। मैंने यहाँ पे वायरस इसलिए इंक्लूड किया है ताकि क्योंकि आपको पता चल जाए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनकी बॉडी में सेल होती ही नहीं है। ठीक है, तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होगी, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल होगी। लेकिन ए सेलुलर, ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। ए का मतलब यहाँ पर क्या है, एब्सेंट, जिनकी बॉडी में सेल है ही नहीं, सेल एब्सेंट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, वायरस। तो यानी वायरस की बॉडी में सेल नहीं होती। अब अगर सेल नहीं होती तो इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, सेल नहीं होती तो इनकी बॉडी में होता है प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। वायरस केवल दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक इनका ऊपर वाला जो कवरिंग होती है, ऊपर वाली जो खोल होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये इसकी वो सबसे ऊपर वाली कवरिंग की बना रही हूँ। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और दूसरा, इस प्रोटीन के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, यहाँ पे प्रोटीन के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वायरस की बॉडी में सिर्फ ये दो ही चीज़ें होती हैं, एक प्रोटीन और दूसरा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसीलिए वायरस वायरस को, अच्छा हम किसी भी चीज़ को सेल कैसे बोल सकते हैं, जब हमें किसी भी चीज़ को सेल बोलना होगा ना तो उसके अंदर ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, उसमें साइटोप्लाज्म होना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर राइबोसोम होना चाहिए। लेकिन ये सारे क्राइटेरिया वायरस नहीं पूरे कर पा रहा है, इसलिए वायरस को हम सेल नहीं बोलते। इसलिए हम कहते हैं कि वायरस के अंदर सेल नहीं होती, वायरस एक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। वायरस की बॉडी केवल प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल की बनी होती है। वायरस जो होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक क्या, यानी कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर रख रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव लिंक। किस किस के बीच की, लिविंग की और नॉन लिविंग के बीच की। अब ये नॉन लिविंग और लिविंग के कैरेक्टर दोनों कैसे रखता है, यानी कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अगर ये लिविंग के कांटेक्ट में है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, तो ये बिहेव करेगा लिविंग की तरह। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी करेगा, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है सब करेगा। लेकिन अगर ये किसी नॉन लिविंग सेल के कांटेक्ट में है तो ये कैसे बिहेव करेगा, नॉन लिविंग की तरह। आप इस मतलब ये क्रिस्टल के फॉर्म में एकदम नॉन लिविंग पड़ा रहेगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। तो ये दोनों तरीके से रह सकता है, इसीलिए हम वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच ही कनेक्टिव लिंक कहते हैं। टर्म वायरस जो है उसका मतलब होता है वेनम, वेनम का मतलब होता है पॉइजन। ठीक है, ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। तो टर्म वायरस का मतलब क्या है, वेनम, और वेनम का मतलब क्या होता है, पॉइजन। दमित्री इवानोवस्की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस का ये टर्म दिया था, यानी वायरस का नाम वायरस किसने रखा था, दमित्री इवानोवस्की ने रखा था। इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था टोबैको लीफ में। आपने तंबाकू के मोजैक रोग के बारे में पढ़ा होगा, टोबैको मोजैक डिजीज़ के बारे में। उसमें क्या होता है, जैसे तंबाकू की जो पत्ती होती है उसके ऊपर ऐसे ऐसे पैचेस आ जाते हैं ना, ऐसे ऐसे डार्क कलर के पैचेस आ जाते हैं। तो ये पैचेस किसकी वजह से आते हैं, वायरस की वजह से आते हैं। तो यहाँ पे जो वायरस होता है उसका नाम होता है TMV वायरस, यानी कि टोबैको मोजैक वायरस। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, TMV बोलते हैं। तो सबसे पहले दमित्री इवानोवस्की ने वायरस को इसी टोबैको की लीफ में देखा था। डिस्कवर वायरस इन टोबैको लीफ, सबसे पहले वायरस को कहाँ डिस्कवर किया गया था, टोबैको लीफ में। किसने डिस्कवर किया था, दमित्री इवानोवस्की ने। अब टोबैको लीफ डिजीज कॉज्ड बाय देम इज टोबैको मोजैक डिजीज, जो इस वायरस से, मतलब वायरस से जो डिजीज कॉज होती है उसे क्या बोलते हैं, टोबैको मोजैक डिजीज बोलते हैं। और जो वायरस ये डिजीज कॉज्ड करता है उसे क्या बोलते हैं, टोबैको मोजैक वायरस, यानी कि
TMV कहते हैं। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है MW बीजेरिंग, इन्होंने ये बताया था कि वायरस जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट थे WM स्टैनले। WM स्टैनले ने ये बताया था कि वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। क्रिस्टल के फॉर्म में जब भी ये प्रिजर्व होगा तो ये कौन सा फॉर्म होता है, नॉन लिविंग। तो WM स्टेनले ने ये बताया था कि वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में, एक नॉन लिविंग के फॉर्म में प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, जब तक चाहे इसे रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नॉन लिविंग है, ये कोई फंक्शन ही नहीं करेगा तो ग्रो भी नहीं करेगा, जितना रखा जाएगा उतना ही होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे प्लांट को जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं ऐसे वायरसेस को कहते हैं प्लांट वायरस। जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं एनिमल वायरस। और जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, या इनको हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी। तो नाम से इसमें जीवाणु आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वायरस है, ये नहीं कि ये बैक्टीरिया है। तो ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खा रहा हो, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फाज मतलब उसको खत्म करने वाला, खाने वाला, ठीक है। तो बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि अगर न्यूक्लियस सेल में प्रेजेंट है तो हम सेल को क्या बोलेंगे, अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तब क्या बोलेंगे। तो दो तरीके की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो सबसे पहले आया हो, ऐसा, ठीक है। कैरियोट मतलब होता है कैरियन। कैरियोट वर्ड जो है वो कैरियन से लिया गया है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसी सेल्स जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। अब अगर आप सोचो तो समथिंग कुछ इस तरीके का न्यूक्लियस, तो क्या हम इसको न्यूक्लियस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो हम बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस ना के बराबर होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि इसको हम यही बोलेंगे कि न्यूक्लियस है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, कहीं पे भी वर्ड यू आ जाए, यू का मतलब ट्रू, ट्रू का मतलब क्या है कि अच्छी तरीके से डेवलप्ड, वहाँ पे जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से प्रेजेंट है, अच्छी तरीके से डेवलप्ड है, ठीक है। कैरियोट अगेन कौन से वर्ड से लिया गया है, कैरियन से लिया गया है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सत्य केंद्रक प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा न्यूक्लियस जो कि पूरी तरीके से डेवलप है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। अब बैक्टीरिया जो है ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अभी हमने ऊपर क्या देखा, बैक्टीरिया कैसा है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। इसके अलावा अब हमें क्या पता चल गया कि बैक्टीरिया कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, यानी कि बैक्टीरिया एक सेल का बना हुआ है और साथ ही साथ बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है, ठीक है। पैरामीशियम और यूग्लिना ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो पैरामीशियम और यूग्लिना ये अभी हमने ऊपर भी देखे थे, ये दोनों कैसे ऑर्गेनिज्म हैं, सॉरी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ऊपर अभी हमने क्या देखा था कि ये यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टी सेलुलर, तो ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यानी कि अब हमें यहाँ पे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे पता चले जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, और इसी में दूसरा एग्जांपल अभी जो हमने माइकोप्लाज्मा देखा, स्मॉलेस्ट सेल, वो भी इसी में आती है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी जो होती है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होती है, ठीक है। और ये जो पैरामीशियम और यूग्लिना होते हैं ये होते तो यूनिसेलुलर हैं, एक सेल के बने होते हैं, लेकिन इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी दिया है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर आते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया या पीपीएलओ, पीपीएलओ को अभी हमने ऊपर देखा क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये सब कैसे हैं, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, पीपीएलओ, ये सब कुछ प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अगर यहाँ पर हम बात करें पैरामीशियम और यूग्लिना की, तो ये सब यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है। यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है कि कनेक्टिव लिंक होते हैं किस किस के बीच की, प्लांट और एनिमल के बीच की। तो ये मैं बात कर रही हूँ यूग्लिना की, यानी यूग्लिना जो होता है वो कनेक्टिव लिंक होता है प्लांट और एनिमल। जैसे अभी हमने ऊपर वायरस को देखा ना, वायरस कनेक्टिव लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग की, वैसे यूग्लिना कनेक्टिव लिंक होता है प्लांट्स और एनिमल्स की।
जो प्लांट यूग्लिना क्या है ना, यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट इसके अंदर पाया जाता है। जैसे क्लोरोफिल क्या करता है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है, तो वैसे ही कुछ पिगमेंट यूग्लिना के अंदर भी प्रेजेंट है। अब ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो अब जाहिर सी बात है जो फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो किसके जैसे है, प्लांट के जैसे है, ठीक है। और ये क्या है, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है ना, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करवा रहा है, प्लांट का भी कैरेक्टर रख रहा है। लेकिन जब सनलाइट एब्सेंट होगी उस समय पे ये दूसरे से अपना खाना लेने लगता है। जैसे एनिमल्स अपना फूड लेते हैं ना, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, तो जब सनलाइट एब्सेंट है तो ये भी दूसरों पे डिपेंड हो जाएगा। तो ये एनिमल की तरह भी काम कर रहा है, इसीलिए हम यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक बोलते हैं। कनेक्टिव लिंक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल कि एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये जो मैंने लेयर बनाई है ये कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी की भी हो, ये किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन होता है, तो सबसे अच्छा उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ये जो हम सेल बना रहे हैं किसकी बना रहे हैं, बैक्टीरिया की, क्योंकि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है इसकी बॉडी के ऊपर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इसमें किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। सेल वॉल सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होता, जैसे एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है, सेल वॉल है, और ये किसका बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, इससे भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये जो अंदर वाला जो लेयर है, अंदर वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ फोल्ड होकर कुछ और स्ट्रक्चर्स बनाती है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स मीजोसोम्स जो होते हैं ये, इन्हें हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आपने सुना होगा, एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल होता है कॉन्ड्रिया, ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो प्रोकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है वो कौन होता है, मीजोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अभी मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को सेल तभी बोलेंगे जब उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म जरूर प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जो है वो सेमी फ्लूइड है या सेमी लिक्विड, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइबोसोम, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है ये किसका है, राइबोसोम का। तो जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर 70s राइबोसोम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना राइबोसोम होता है, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया के अंदर 70s टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल। ये यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पर ध्यान रखिए जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो जो ये जेनेटिक मटेरियल है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने क्या पढ़ा था, जिन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता हम उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं ना। तो न्यूक्लियस नहीं होने का मतलब क्या, जैसे ये जेनेटिक मटेरियल है, अब इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ अगर मेम्ब्रेन आ जाएगी तो हम इसको बोल देंगे न्यूक्लियस। लेकिन अगर जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है, तो फिर ये न्यूक्लियस भी नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है ना, इसीलिए इसको हम न्यूक्लियस नहीं कहते, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जिस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है तो उसे हम, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर ये जो बैक्टीरियल सेल है, इसमें हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला जो होता है वो लोकोमोशन करने में हेल्प करता है ना, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है, फ्लैजिला। फ्लैजिला कैसा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है, ये लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्लैजिला प्रेजेंट ही हो, ये प्रेजेंट भी हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या फिर इसको हम वन वर्ड में बोल सकते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड जो होता है ये एक्स्ट्रा
क्रोमोसोमल डीएनए होता है। मतलब अगर इसको है डीएनए, लेकिन अगर आप इसे बॉडी से बाहर निकाल लोगे तो बैक्टीरिया की बॉडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, सर्कुलर होता है और वेक्टर के फॉर्म में यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेक्टर के फॉर्म में किसको यूज किया जाता है, प्लाज्मिड को यूज किया जाता है। सर्कुलर होता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है एक प्रोकैरियोटिक सेल का।